निर्मला सीतारमन इस वक्त सीधे लोकसभा से लाइव हैं, इंडिया न्यूज पर लाइव एंड एक्सक्लूसिव। अरे प्लीज 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 प्लीज। धन्यवाद स्पीकर महोदय। क्यों माननीय थैंक यू वेरी मच स्पीकर साहब। Sir, I like to concentrate on a few particular issues of the economy, of inflation, of some matters which many honorable members have raised, other than speaking about the economy in general as well. Sir, आज पूरे दुनिया में आर्थिक विषयों में बहुत सारे संकट के समय है। The global economy is struggling with twin challenges of high inflation and also slow growth. मैं उदाहरण के लिए विदेश में जो चल रहा है उसको पहले उठाते हूँ, आपके समक्ष रख रही हूँ। ये नहीं है कि आई एम टॉकिंग ओनली विदेशी विषय, आई विल कम टू टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक ऑल्सो। ग्लोबल इकोनॉमी सर 2022 में सिर्फ 3% का ग्रोथ देखे। It just grow over about 3% or little more. And the World Bank is now forecasting that 2023 it will decline to 2.1%. Global growth will decline to 2.1%. And in this, I just want to take the example of some developed countries whose situation it is important for us to understand. UK is facing one of the very challenging times, and Bank of England has raised interest rates 14 consecutive times, hiked it, and today it is at the highest level of 15 years. Eurozone is also struggling. The European Central Bank has also seen very high inflation. The ECB, the European Central Bank, has raised interest rates 9 consecutive times, and they're all hikes, and today it is at a 23-year high. If that is the case with European Central Bank, in Germany too, which is the largest economy in Europe, there too the challenges are very, very big, and the IMF expects the German economy to contract at a projected 0.3% in 2023. इतना नीचे तक जर्मनी के इकोनॉमी भी गिरावट में आ रही है। सर, चाइना, yes, it's a very big economy. दुनिया में यूएस, चाइना, ये सब बड़ा इकोनॉमीज है। मैं सीधा उनसे हमारे इकोनॉमी को तुलना नहीं कर रही हूँ, मगर चैलेंजेस जो है दुनिया भर के, और उस चैलेंजेस के वजह से इतना मजबूत जो माना जाता था, मजबूत इकोनॉमी चाइना जैसे, आज एकदम कंज्यूमर डिमांड स्टैग्नेशन के सिचुएशन में है और वेजेस स्टैग्नेशन में है। आज भारत के मीडिया भी ये लिख रहा है कि शायद चाइना एकदम डिफ्लेशन में चली जा रही है। चाइना का सिचुएशन, यूरोजोन का सिचुएशन, यूके का सिचुएशन, और आप सब मीडिया में 2 दिन पहले देखे होंगे कि यूएस का डाउनग्रेड हुआ और उसके कारण उनके स्टॉक मार्केट में उथल-पुथल होने लगा। इसीलिए मैं इन सब परिप्रेक्ष्य में ऑनरेबल स्पीकर सर आपसे विज्ञप्ति करती हूं कि भारत के इकोनॉमी को एक बार हम इस नजरिया से देखते हुए भारत के इकोनॉमी का हालात को समझना चाहिए। 2013 में जो मॉर्गन स्टैनली ने दुनिया में 5 सबसे नाजुक इकोनॉमी के लिस्ट करते हुए भारत का भी उसमें जोड़ा। 2013 India was declared as a fragile economy. उसी मॉर्गन स्टैनली आज भारत को अपग्रेड करते हैं, भारत को हायर रेटिंग देते हैं। सिर्फ 9 साल में
इतना एकदम खराब और फ्रजाइल परिस्थिति में जो इकोनॉमी गिरावट हमारी हुई, उससे निकलते हुए हमारे सरकार की पॉलिसी के वजह से आर्थिक सुधार हुआ, कोविड के बावजूद भी सुधार हुआ और आज हम देश सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और हमारे रियल जीडीपी ग्रोथ 7.2 2022-23 में हुआ and it is projected to grow at 6.5% in 23-24. These are projections given by not just one agency, several global agencies, and our own RBI's projection is also saying this. So सबसे बड़ा, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और अपग्रेड किए गए इकोनॉमी, जबकि यूएस हो, चाइना हो, सबका डिग्रेडिंग, डाउनग्रेडिंग हो रहा है. So India is in a rare position, sir, of being optimistic and positive for its future growth. Sir, ये सब कैसे हो पॉसिबल हुआ? 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के रास्ते पे चलते हुए हमारे पॉलिसी को इतना सुधारा जिसके वजह से कोविड का संकट भी क्यों ना हुआ, हम उससे पार करते हुए आज रिकवरी के रास्ते पर सबसे तेजी गति में आगे बढ़ रहे हैं. इससे पहले सर, जनधन योजना सबके साथ का उदाहरण मैं बोलने वाली हूं. जनधन योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, फोकस ऑन हेल्थ थ्रू आयुष्मान भारत, जन औषधि केंद्र, ये सब सामान्य लोग के लिए बेनिफिट करने वाले ऐसे स्कीम के द्वारा ही सबका साथ हुआ है. मगर इससे पहले हम सुनते थे गरीबी हटाओ. बार बार 6 दशकों से हम सुन रहे हैं गरीबी हटाओ. सचमुच में हटाया गया क्या? नहीं. अभी आप देख रहे हैं हम क्लियरली पॉवर्टी को कम करने में सफल देख पा रहे हैं और भी काम बाकी है. सो यूपीए सरकार ने एक पोस्ट डेटेड चेक देते थे. हम सब समझते हैं आज का चेक नहीं, फ्यूचर डेट में चेक दिया गया, गरीबी हटेगा. मगर वो नहीं है हमारे पॉलिसी और मोदी जी ने इसको पूरे के पूरे परिवर्तन कर चुके हैं. मैं जवाब देती हूं सर, उसका भी देती हूं जवाब. सर, ये बदलाव कैसे हुआ? भाई बैठो यार. सर, ये परिवर्तन कैसे हुआ? There is a transformation in our governance. वो ट्रांसफॉर्मेशन से वो ट्रांसफॉर्मेशन मैं सिंपली समरी करना चाहती हूं, मगर डिटेल भी बोलूंगी. वर्ड्स लाइक बनेगा, मिलेगा, ये सब हो गया. अभी अब वो नहीं है. जनता आजकल क्या उपयोग कर रहे हैं? बन गए, मिल गए और आ गए, यही हो रही है शब्दावली. मैं उदाहरण के लिए बोल रही हूं. यूपीए के समय बिजली आएगी करते थे लोग, अभी बिजली आ गई. गैस कनेक्शन मिलेगा, आज गैस कनेक्शन मिल गया. वाटर कनेक्शन मिलेगा करते थे यूपीए में, अभी मिल गया. पीएम आवास का घर बनेगा, अभी पीएम आवास का घर बन गया. टॉयलेट बनेगा करते थे, अभी टॉयलेट बन गए. गांव में सड़क बनेगा बोलते थे, अभी गांव में सड़क. हाईवेज बनेगा करते थे, अभी हाईवेज. ब्रिजेस बनेगा करते थे, अभी ब्रिजेस. पोर्ट्स बनेगा करते थे, अभी पोर्ट्स. एयरपोर्ट्स बनेगा करते थे, अभी एयरपोर्ट्स. बैंक अकाउंट्स खुलेगा करते थे, अभी बैंक अकाउंट्स.
किसान और एमएसएमई को इजी लोन मिलेगा करते थे, अभी किसान और एमएसएमई को इजी बैंक लोन मिल गए। सस्ती दवाई, सस्ती दवाई, सस्ती दवाई और स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा करते थे, अभी सस्ती दवाई और स्वास्थ्य सुविधा मिल गया। आसानी से राशन मिलेगा करते थे, अभी आसानी से राशन मिल गया। इसीलिए सर इसका समझ आवश्यक है। एक्चुअल डिलीवरी से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ना कि मुंह से शब्द कहकर गुमराह करने से। इसीलिए आप जनता को सपने दिखाते हैं, हम जनता के सपने साकार करते हैं। And we believe in empowering all and appeasement of none. Sir, एक मिनट वित्त मंत्री जी, एक मिनट वित्त मंत्री, एक मिनट विराजे, आप भी विराजे, आप भी विराजे, आप भी विराजे, आप भी बैठे, आप बैठे। मैं एक मिनट दादा, एक मिनट। मैं सभी मान्य सदस्यों से आग्रह करता हूं, न इधर न उधर कोई भी जब कोई वक्ता बोल रहा हो तो नारेबाजी न करे। ये व्यवस्था दे दी है, न इधर से न उधर से कोई नारेबाजी नहीं करे। सदन में वक्ता जब बोल रहा है तो वक्ता बोले, नारेबाजी न इधर से हो न उधर से हो। माननीय वित्त मंत्री जी, अरे दिन जो नारे लगा, नहीं प्लीज वित्त मंत्री जी, दिन से नारे लगा रहे थे। सर आप माननीय सदस्य बैठे बैठे कोई टिप्पणी मत कीजिए। नो मंत्री जी, टिप्पणी मत कीजिए बैठे बैठे। सर, माननीय स्पीकर सर, माननीय स्पीकर सर, 9 साल में इतने स्पष्ट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं, उसका आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर सर 2014 में was only 3.92 lakh crores. कैपिटल एक्सपेंडिचर पब्लिक का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए खर्च उपयोग में आता है। 3.92 lakh crores has become today 10.9 lakh crores. सर, एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारे मेंबर्स बात किए। एग्रीकल्चर का बजट 2014 में 21,933 करोड़ था। आज वो बढ़कर के 1,25,000 करोड़ हुआ है, 5-fold इंक्रीज। सर, इस देश में फॉरेक्स रिजर्व्स 313 बिलियन था मई 2014 में, वो एक्चुअली आज 600 बिलियन है जून 2023 तक। सर, माननीय रक्षा मंत्री बैठे हैं इधर। डिफेंस एक्सपोर्ट्स 1,941 करोड़ था 2014 में, आज वो बढ़कर के 16,000 करोड़ हुआ। सर, किसानों को क्रेडिट मिलने में बहुत ही दिक्कत था पहले। 8.5 लाख करोड़ था 2014 में, आज वो बढ़कर के 21.67 लाख करोड़ हो गया। सर, इस देश में फूड प्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें फूड सिक्योरिटी के लिए वो चाहिए। 265 मिलियन मेट्रिक टन था 2014 में, वो बढ़कर के 323.55 मिलियन मेट्रिक टन हो रहे। दलहन के प्रोडक्शन, पल्सेस
1.52 मिलियन मेट्रिक टन्स था, 1.52 लाख मेट्रिक टन्स था 2014 में, वो आज 82.21 लाख मेट्रिक टन्स तक पहुंच गए। सर, किसानों को डायरेक्टली बेनिफिट देने वाले एथेनॉल प्रोडक्शन 38 करोड़ लीटर्स था 2014 में, आज वो 434 करोड़ लीटर्स हुआ है। इस ऐसे ही टैप वाटर कनेक्शन, हर घर में पानी, नल से जल स्कीम, वाटर अफेयर्स, वाटर मिनिस्ट्री इधर रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्टर बैठे हैं, 1.79 करोड़ हाउसेस, 3.2 करोड़ हाउस होल्ड्स में वाटर पहुंचा है, पानी पीने के पानी पहुंचा है 2014 में, मगर आज वो बढ़कर के 12.7 करोड़ हाउस होल्ड तक पहुंच गया। 2014 में सर गांवों में घर आवास बनाने के कार्यक्रम, रूरल हाउसेस 1.79 करोड़ था 2006 से 14 तक बनाए हुए, मगर आज वो 2.9 करोड़ तक पहुंचे, 55% इंक्रीज। सर, यूनिवर्सिटीज इस देश में 723 थे 2014 में, आज वो बढ़कर के 1113 यूनिवर्सिटीज है इस देश में, 390 नया जोड़े गए हैं, इसीलिए आप एवरेज सोच लीजिए अप्रोक्सीमेटली 44 नया यूनिवर्सिटी हर साल में हम बना रहे हैं। एयरपोर्ट सर 74 थे 2014 में, आज 148 है। हाईवेज 91,287 किलोमीटर तक 2014 में था, आज वो 1,45,155 किलोमीटर। वाटरवेज 2014 में एक भी नहीं था, आज 111 बन गए। ऐसे ही मेगा फूड पार्क 2014 में 2 ही थे देश में, आज 23 है। सर, ग्लोबल रैंकिंग में हमारे देश 2014 में 10वीं रैंक में था, आज हम ऊपर आ गए 5वीं रैंक में। सर, इसके अलावा बहुत सारे रैंकिंग है, मगर उसमें एक विषय में बोलना चाह रही हूं, मैटरनल मॉर्टैलिटी रेट, जो महिला के हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। 2014 में 167th रैंक में थे, 13 का रैंक है 167, आज वो रैंक 97 तक आ गए हैं, अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। सर, जरूर बोलूंगी सर। एक्चुअली सर, मुझे एक विषय बोलना चाहती हूं, क्योंकि पूरे एक दशक को वेस्ट किया यूपीए ने, पूरे बर्बाद हो गए, वेस्टेड पूरे एक डिकेड है, क्योंकि करप्शन और क्रोनीइज्म ज्यादा था। मगर आज every crisis and every adversity has been changed into a reform and an opportunity. उसके वजह से आज हम हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन में रह रहे हैं, whereas यूपीए के समय लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन था कैरेक्टर। जनता ने नो कॉन्फिडेंस यूपीए के खिलाफ 2014 में और 2019 में उठाए और उनको हराए। वही हालत होगा सर 2024 में भी। सर, कल जब माननीय गृह मंत्री जी बात कर रहे थे, ये यूपीए के नाम क्यों बदलने का आवश्यकता हुई, उसका बहुत विस्तार से बोले। मैं उसका एक जिक्र करना चाहती हूं सर। वो INDIA सिर्फ उनका नाम का सैंक्टिटी के लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यूपीए मतलब जनता को याद आ रहा, वो करप्शन, वो भतीजावाद, बाय क्रोनीइज्म, डायनास्टी, फैमिली, वो सब आ रहा कि ले आओ INDIA, जिसका पूरे नाम बहुत सारे लोग बोल नहीं पा रहे उन्हीं के यहाँ।
मगर मैं ये बात सामने रखना चाह रही हूं कि कितना इनका कॉन्ट्रडिक्शन है। ये गजब टाइप की यूनिटी है सर, जिसमें ये समझना मुश्किल हो रही है कि ये अलायंस पार्टनर्स आपस में लड़ रहे हैं कि साथ में लड़ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि पंजाब में कांग्रेस एंड आप आपस में लड़ रहे हैं, दिल्ली में आप और कांग्रेस अगेन आपस में लड़ रहे हैं, बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस एंड द लेफ्ट आपस में लड़ रहे हैं, केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, राजस्थान और हिमाचल में आप और कांग्रेस दोबारा आपस में लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आपस में लड़ रहे हैं, गुजरात में आप और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं। इससे ये गजब की अलायंस है सर। इसका उदाहरण इसमें सर एक्चुअली कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर आए थे, क्या बात करते हैं? क्या प्रोफेसर सौगता राय को मैं याद दिलाना चाह रही हूँ, मंत्री नहीं प्रधानमंत्री इंपोर्ट करते थे राज्यसभा से डॉक्टर मनमोहन सिंह को, याद रखिए ना सर। कर्नाटका का हेल्थ मिनिस्टर आए थे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक देने के लिए, और वो जाकर के बोले ये इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ अच्छा भी नहीं है, हम डिसअपॉइंटेड है। ये लड़ने का उदाहरण एक है सर। सर जनधन योजना लॉन्च करने के बाद सर अगस्त 2014 में, फिर डिजिटल इंडिया लॉन्च करने के बाद 2015 में, भारत has become a passive, no longer remains a passive adopter of technology, but it is an active provider of technology पूरे दुनिया का। एक प्रथा, एक मान्यता थी कि पहले पश्चिमी देशों में कुछ नया टेक्नोलॉजी आएगा, फिर बाद में इंडिया में। ये सोच बदल गई है अभी, क्योंकि आप देख रहे हैं सर ग्लोबली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के ऊपर कितना वाहवाही तारीफ हो रही है। एंड आज हम यूपीआई को फ्रांस को एक्सटेंड कर रहे हैं, सिंगापुर को दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ उसको उपयोग कर रहे हैं, कनाडा को उपयोग कर रहे हैं, हांगकांग, ओमान, कतार, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई और यूनाइटेड किंगडम भी उसमें रुचि लेकर के उनमें से कौन सा ऐसा एक स्टैक से एक निकाल सकते हैं जो उनको उपयोग में आएगा। ऐसे हमारे यूपीआई पूरे दुनिया में जारी है, उसका एक्सेप्टेंस पूरे दुनिया में है। डिजिटली हम एडवांस्ड है, डिजिटल पब्लिक गुड्स से विषय में G20 में भी बहुत तारीफ हो रही है, और IMF उनके स्टेटमेंट में ये मान रहे हैं कि डिजिटली हम बहुत सारे काम करने के बाद एक्चुअली आज लोगों को दुनिया के लिए हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। 26 अप्रैल 2023 IMF के वर्किंग पेपर में मैं कोट कर रही हूं, इंडिया हैज डेवलप्ड अ वर्ल्ड क्लास digital public infrastructure to support its sustainable development goals, with its journey having lessons for other nations embarking on their own digital transformation, unquote. ये IMF भारत के अचीवमेंट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अचीवमेंट के ऊपर IMF बोल रहा है सर। इसीलिए मैं बोल रही हूँ हमारे पॉलिसी टू सपोर्ट स्टार्टअप्स has helped in building this digital infrastructure, and that can be seen. The recognized startups in India have increased 19 times between 2016-17 to today. And from importing technology, India is now exporting technology to countries which so need it. आज हमारे देश में record numbers of patents,
डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स रजिस्टर हो रही है। यूनिकॉर्न्स आपको मालूम है 106 हो गया है, जब 2014 में सिर्फ 4 ही यूनिकॉर्न्स थे इस देश में। सर, इसके साथ बैंकिंग सेक्टर का हमारे सफलता वाली स्टोरी आपके सामने रखना चाहती हूं। सर, we have been driving, we have realized that the banking sector needs to be healthy, and therefore we took a lot of measures. And much before the opposition says, oh no, you have not done anything, I want to quote former governor of RBI, Shri Dr. Raghuram Rajan. He said very clearly, evergreening of bad loans disbursed during 2008 and 14 kept the NPA hidden from the public and regulators. Evergreening करने के वजह से वो NPA कहीं नीचे दिखाई नहीं दिया, कहीं अंडर द कार्पेट रह गए। मगर हमारी सरकार आने के बाद उसको निकाल करके उसका सुधारने के लिए 4R अप्रोच लिए। उसके वजह से हम आज हमारी बैंकिंग का परफॉर्मेंस देख रहे हैं और क्लीन अप, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं हो रही है, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के साथ बैंक्स काम कर रहे हैं। इसीलिए बैंक्स में फैलाया हुआ आपके रायता हम साफ कर रहे हैं। सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज सॉरी oh yes, I'll have to do that because you're twisting the write-offs. chaos sir, रायता और राइट ऑफ में कंफ्यूज कर रहे हैं। वो भी है sir. Public sector banks have record profits of over 1 lakh crore. हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। Gross NPAs and net NPAs are at a decadal lows. And हमारे बैंकों के जो डिविडेंड सरकार को पहुंचता है वो जन कल्याण के लिए उपयोग करते हैं हम। इससे पहले जो बैंक का हालात था उससे वो उबर कर ऊपर आकर के अच्छा मुनाफा कमाने के आज हेल्थ उनका अच्छा है। SBI has become the most profitable company. In Q1 of FY 23-24, SBI earned 18,537 crores as profits. Sir, वो डेट लेडन नाइटमेयर के इकोसिस्टम से आज पिलर ऑफ जन कल्याण बन गए हैं हमारे बैंक्स। वो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम हो गया है और आज ट्विन बैलेंस शीट का एडवांटेज है हमारे लिए। कंपनियों भी और बैंकों भी आज प्रोफेशनली मैनेज हो रही है। सर, हमारी डीबीटी का स्टोरी एक उदाहरण बनती है दुनिया भर के देशों के लिए। उसमें मैं कहना चाहती हूं 2013-14 when DBT was operationalized, यूपीए के समय में DBT ऑपरेशनलाइज हुआ, मैं उसको रिकॉग्नाइज कर रही हूं। मगर ऑपरेशनलाइज होने के बाद सिर्फ 7,367 crores were transferred in 13-14. I want to say now that from that amount, DBT transfers have increased 5 times by 2014-15 itself. Now, in the last financial year, which is ending March 23, 7.16 lakh crores have been transferred through DBT, and वो DBTs 693 crore transaction के द्वारा हुआ है। कहाँ है 7,367 crore और कहाँ है 7.16 लाख करोड़? इतना फर्क है क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स में अभी डीबीटी उपयोग कर रहे हैं। In 9 years of this government, more than 30 lakh crores have been transferred. Sir, Congress says the entire credit for DPT should go to them. But never. The truth is, the opposition-led Congress never wanted it to be implemented. They just did a lip service because
the well-oiled machinery of the Congress family and the dynasty was benefiting by leakages, and this has been established by very many CAG reports. So plugging leakages, I want to highlight the fact, by plugging leakages, government welfare programs have allowed the government to go and to save 2.7 lakh crores. हम बचत किए हैं 2.7 लाख crores. ये गलत तत्वों के वजह से, मिडलमैन, दलाली और नेफेरियस एलिमेंट्स के वजह से पब्लिक मनी को लीक करवाने के लिए जो काम होता था वो अभी बंद हो गया है. Sir, just take the example of two scams, 2G scam and coal scam. 3.56 lakh crore का गवर्नमेंट का नुकसान हुआ. हम मगर डीबीटी के द्वारा 2.76 लाख करोड़ का बचत दिखा रहे हैं, क्योंकि लीकेजेस को बंद कर दिया, दलाली को बंद कर दिया. 2.76 लाख करोड़ हम सेविंग में दिखा रहे हैं. सर, लॉन्च करने में एक मजा है, स्कीम लॉन्च करते जाओ, मगर उसका पालन और इंप्लीमेंटेशन में कोई सख्ती दिखाना नहीं है. वो है कांग्रेस का नियत. बार बार बोलते हैं जन औषधि केंद्र भी हमारा प्रोग्राम है, हम ही लॉन्च किए हैं. हाँ, लॉन्च किए हैं जरूर, हवा में रह गए हैं, जमीन पे लोगों के पास नहीं आया वो जन औषधि केंद्र. मैं ये बात बोलना चाह रही हूं कि आखिर हम लोग ग्रास रूट्स और ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, इसीलिए जन औषधि केंद्र का प्रोग्रेस आपके सामने में रखना चाहती हूं. Sir, objective of Jan Aushadhi Kendra was to make sure that at least one Jan Aushadhi Kendra or store will be in each district. जब यूपीए ने लॉन्च किया उस समय उनके मकसद ये था कि जन औषधि केंद्र हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक हो. मगर 2008 से लेकर 2014 तक सिर्फ 80 लॉन्च किए हैं यूपीए, सिर्फ 80. इस देश में तब मान लीजिए 600 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट रहते थे, अभी तो 700 से ज्यादा हो गए. 600 में से सिर्फ 80 तक पहुंचे, 8 से लेकर 14 तक, 2008 से 14 तक. सो लॉन्च करने में खुशी है मगर इंप्लीमेंट करने में नहीं. मगर हमारे नीयत अलग है, इंप्लीमेंटेशन के ओर है. लोग वेट करते रहे और वेट करते रह गए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा जन औषधि केंद्र और हम सस्ते दवाई खरीद पाएंगे, मगर नहीं हुआ उनके कार्यकाल में. PM Modi himself felt the pain of how high prices of drugs are affecting normal middle class and poor family. As a result, he took direct interest in it and made sure Jan Aushadhi Kendra are implemented and opened in every district. If you see the progress between 2014, every year the numbers increased. In 1 year, the number of stores tripled from 80 to 279, 15-16 mein. And then it became 1,080 in 16-17. The target of opening 3,000 kendras was achieved in December 2017. Sir, now साल में अभी 9,484 जन औषधि केंद्र देश भर में है. And these Jan Aushadhi Kendras have nearly 50 to 80% cheaper medicine, which benefits the middle class, which benefits the poor, and nearly 1,800 drugs are available there. 285 surgical equipments are also available सस्ते में. इसीलिए हम ध्यान रखना चाहिए कि लॉन्चिंग में मजा नहीं है, एक्चुअली एग्जीक्यूट करके दिखाओ, उसमें जनता का हित है. सर, क्योंकि हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस 700 से लेकर 1,341 हो गया है अभी. 2014 में 700 ही थे, आज 1,341 मेडिकल कॉलेजेस. मेडिकल सीट्स जिससे आपको डॉक्टर्स जरूरत है देश में, उस समय 2014 में 82,466 सीट था. आज
52,129 seats available है सर. 69,000 seats नया ऐड हुआ है. सर, एम्स के बारे में बहुत चर्चा होती है इस सदन में. 2014 में 15 एम्स थे. आज 23 एम्स है इस देश में. और मैं और एक विषय बोलना चाहिए इस विषय में. सॉरी, यस सर, मैं 14 में एम्स 7 थे सर. मैं गलत 15 बोल दिया. सो सर, एम्स के बारे में senior member Thiru T.R. Balu had expressed his concern about AIIMS in Madurai. Sir, I want to say some particular details on that. It was very disappointing, sir, that such a senior member had to say, is it not something of this wordings, I'm saying it in English, is it not shameful on the part of the PM that he has to borrow from Japan, JICA, to build our AIIMS? So I just, Tamil mein, sir? He spoke in English, sir. I'll say, speak in English. No, don't worry. Sir, my reply will be both in English and Tamil, sir. Both. I am not quoting in English or Tamil, whichever honorable member said. It is recorded and everybody is heard. But my reply, thank you to you, sir, because you've given me the permission, will be both in English and Tamil. Sir, thank you. Sir, AIIMS, first I'll say it in English, sir. AIIMS in Tamil Nadu, Madurai. Sorry. Hanji. Sir, AIIMS in Tamil Nadu, sir, is being set up in Madurai. The total project cost is 1,977.80 crores. And the loan amount is 1,687 crores. Sir, I want to be clear and I want this to go on record. Since this is a central sector project, the center has taken the entire loan and there is no burden on Tamil Nadu government. It forms a part of a central borrowing. GOI, Government of India, has similarly funded through JICA loans, high-speed train of Mumbai-Ahmedabad bullet train project, which also comes under central sector. So the servicing entirely of that loan is done by Government of India. Now, in other states you have established AIIMS, but in Tamil Nadu you have not yet established. I want to say treatment is no different. If anything, AIIMS in Tamil Nadu receives one additional benefit. I'd like to put that on record. Normally, AIIMS usually has 750 beds, whereas AIIMS Madurai will have 900 beds, 750 plus 150 beds, because infectious block is also being added. Infectious disease block is not also getting added. Sir, MBBS classes with 50 students has already started from April 2022. April 2022 in a temporary accommodation, and that medical college in temporary accommodation is in Ramanathapuram. Currently, sir, 1 minute, sir. If you will allow me, I will continue and they can always have their objections said to what I'm saying later, sir. Medical College Ramanathapuram currently has 99 students who have been admitted. Sir, Madurai it is coming. AIIMS is coming in Madurai. Sir, now that, sir, will you permit me to say it in Tamil?
சார் எய்ம்ஸ் மதுரையில கட்டப்படுறது. மதுரையில 1977 கோடிக்கான இந்த எய்ம்ஸ் 1627 கோடிக்கான கடன் ஜைகாலேந்து எடுத்துக்கிட்டு மத்திய அரசு கட்டுது. மத்திய அரசின் செலவுல கட்டப்படுது. மத்திய அரசு இந்த லோனை தீர்த்து வைக்கும். தமிழ்நாடு அரசுக்கு இதன் மூலமாக ஒரு விதமான கடன் உபாதையும் இல்லை. இந்த லோன் மத்திய அரசோட லோனு, இது தமிழ்நாட்டுக்கு மேல இல்ல. அதனால தயவு பண்ணி இந்த ஹவுஸ்ல இந்த விஷயத்தை பத்தி பேசும்போது தப்பு அபிப்பிராயம் கலப்ப வேண்டாம். அதை தவிர இல்ல, எல்லா ஊர்லயும் கட்டப்படுற எய்ம்ஸ் 750 பெட் தான் இருக்கும். ஆனா தமிழ்நாட்டில் மதுரையில கட்டப்படுற எய்ம்ஸ்ல 950 பெட்டுகள் இருக்கப்படுறது. 700க்கு மேல 150. அந்த 150 கூட தொட்டு வியாதி வராம இருக்கிறதுக்கான தடுப்பு வார்டு கட்டுறதுனால, அதனால தமிழ்நாட்டுக்கு கடனும் இல்லை, நிறைய பெட்டும் கிடைக்கும். So health விஷயத்துல I've said that this is very clearly established. There is no need for Tamil Nadu to worry whether we are borrowing or whether we are building out of our own funds. It's part of our fiscal management, and JICA is one of the external commercial borrowing, and therefore it doesn't undermine the importance of AIIMS that is getting built in Madurai. Sir, sir, இப்ப வரைக்கும் கடன்ல வாங்குற வெக்கமா இல்லையான்னு கேட்டாங்க. இப்போ கட்டுறோம்னு சொன்ன பிறகு எப்போ